हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था आपके नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर के बारे में, और कल हमने बात की थी कि आपको पेपर किस तरीके से किस पैटर्न में सोल्व करना है, आपको ईच क्वेश्चन में कितना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, कित एक जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पेजेस जो हैं यूनिवर्सिटी के शीट के वो फिल करने हैं। पूरे सिलेबस का हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो आज उसी में कंटिन्यू अपन उसी सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके अप्लाइड अनाटमी का पेपर सोल्व करेंगे आज अपन, जिससे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में जो कंटेंट पूछा गया है वो कंटेंट आपको किस तरीके से, कितने इन्फॉर्मेशन, कितने डिटेल्स आपको उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम सिर्फ अप्लाइड अनाटमी का पेपर देखेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको कल की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो अपनी आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास विद द पेपर ऑफ अप्लाइड अनाटमी। अप्लाइड अनाटमी का जो पेपर है, आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ था आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट अप्लाइड अनाटमी का जो पेपर था उसको अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी अप्लाइड अनाटमी पेपर। और कंसंट्रेटली प्लीज सुनिएगा और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो पहले जैसे कि हमने कल बात कर ली थी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको सोल्व करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ता है, आपको जितनी भी डिटेल्स आपको आपके पास अवेलेबल है उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको लिखना होगा लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आपको अप्लाइड अनाटमी के और फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो कंबाइंड आता है। सेक्शन ए में अप्लाइड अनाटमी होता है, सेक्शन बी में अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर आता है। दोनों पेपर कंबाइंडली 75 नंबर के होते हैं। ठीक है, एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों का एक साथ पेपर होता है, दोनों का कंबाइंड पेपर 75 मार्क्स का होता है। आपको इसके लिए 2 शीट्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो दोनों सेक्शंस को आपको अलग अलग शीट्स में लिखना है। तो इसमें आपको पेजेस का कोई इशू नहीं होगा, हाँ आपको थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मैंने कल भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर सेक्शंस में आपके पेपर आते हैं तो कभी भी एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। आपको हर सेक्शन को इक्वली 1.5 घंटे का ही टाइम देना है। इन केस किसी सेक्शन में आपके पास टाइम ज़्यादा रह जाता है और आपके पास में कंटेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्रीवियसली पहले वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। बट एक सेक्शन में 2 घंटे, एक सेक्शन में 1 घंटे वाली चीज़ मत करना, अदरवाइज आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन से। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 2 में से आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा 10 मार्क्स का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द चैम्बर्स, लेयर्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं, 4। वो बताने वाली चीज भी नहीं है, वो तो छोटा सा बच्चा जो है वो भी बता देगा आपको। तो आपको क्या करना है, चैम्बर्स को डिस्क्राइब करना है। आप बनाते हो ना एक सुंदर सा हार्ट बनाते हो, चलो अपन भी बना लेते हैं ये हार्ट। अब बोलोगे मैम इसमें बनाओगे सब कुछ, नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये लो, ये बन गया भैया आपका हार्ट। ठीक है, और ये हो गए इसके चैम्बर्स। हार्ट अच्छा है ना, तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। अब देखिए, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल का हमने डायग्राम बनाया है, आपको पता है कि ये जो वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, ये देखो, थोड़ा सा अपन अलग पेन यूज करते हैं इसके लिए। यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पास होगा, यहाँ से ब्लड जाएगा ऑर्टा के पास में। कहाँ जाएगा, ऑर्टा। यहाँ से ब्लड कहाँ गया, ऑर्टा के पास में। ठीक है, दूसरी चीज, चलो ठीक है, यहाँ से ब्लड ऑर्टा के पास में चला गया, तो यहाँ ब्लड आया भी तो होगा किसी से। ये जो ब्लड आने वाला जो प्रोसेस है, ये कहाँ से आया ब्लड। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हार्ट के पास सर्कुलेशन जो होता है वो कितने होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, एक इसमें क्या होता है, सिंगल इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, दूसरा इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। कौन सा,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है। इसका मतलब लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन रहित ब्लड को ऑक्सीजन युक्त ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वो प्रोसेस कहाँ हुआ, लंग्स में हुआ। अब लगभग लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, तो देखो बहुत सारे बच्चे जो है हार्ट बोलते हैं, हार्ट प्योरीफाई नहीं करता है ब्लड को, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करता है। ब्लड को प्योरीफाई करने का जो काम है वो लंग्स के पास में होता है, ठीक है। ब्लड प्योरिफिकेशन का काम लंग्स में होता है। ब्लड का प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, उसको किसी मशीन से थोड़ी गुजारना है, नहीं। जो ब्लड जिसके वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करना है। वो प्रोसेस कहाँ होगा, लंग्स में, क्योंकि अपन सांस कहाँ से ले रहे हैं, अपन सांस नोस्ट्रल के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। फिर अपना जो फेरिंग्स है उसके थ्रू अंदर जाएगा अपना जो रेस्पिरेशन है, ठीक है। फिर अंदर जाके डिवाइड होगा, लंग्स के पास में जाएगा, लंग्स से में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आप एक्सपेल करोगे और ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करोगे, तो क्या हुआ, आप कंटिन्यू ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। वैसे ही हमारे लंग्स के पास में ब्लड आता है, उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके कैपिलरीज के थ्रू रिसीव करके एल्वेलाइज और कैपिलरी आपस में इस तरीके से बाउंडेड होती हैं। ये कैपिलरी है और ये एल्वेलाई है, तो इस तरीके से बाउंडेड होती है। अब ये कैपिलरीज क्या करेंगी, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और यहाँ से ऑक्सीजन ले ली है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो वापस से अपने लंग्स के अंदर आएगा और लंग्स से कैपिलरीज के पास जाएगा, कैपिलरी से फिर वही पूरा प्रोसेस की कैपिलरी से आर्टरी के पास जाएगा, आर्टीरियोल्स के पास जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो वाला प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है। ये इस तरफ देख लो अब, ठीक है। ये हो गई अपनी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसमें कहाँ से ब्लड आता है, तो देखो राइट एट्रियम जो है यहाँ से तो अपने पास में दो टाइप की जो वेन्स हैं वो ब्लड लेके आते हैं। कौन कौन सी, एसवीसी सुपीरियर वेना कवा और आईवीसी इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा अपना जो हेड वाला पोर्शन होता है, नेक वाला पोर्शन होता है, फेस वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अपर चेस्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके किसके पास लेके जाएगी, अपने हार्ट के पास में, राइट एट्रियम के पास में लेकर जाएगी। और इंफीरियर वेना कवा जो है वो अपनी लोअर बॉडी से, मतलब पैरों से, अपने हाथों से, मतलब नीचे की जो बॉडी है, अब्डोमिनल ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन से, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम के पास लेके आएगी, ताकि यहाँ से ब्लड को क्या किया जा सके, प्योर किया जा सके, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा जो है वो लार्जेस्ट अपनी बॉडी की वेन्स होती हैं। ये राइट एट्रियम के पास में ब्लड लेके, राइट एट्रियम ने, अब राइट साइड जो होती है, देखो इसमें कंफ्यूज होता है कि ट्राइकस्पिड कौन सा साइड होता है, बाइकस्पिड कौन सा साइड होता है। देखो राइट मतलब सीधा, सीधी चीजें हमेशा ज्यादा होती हैं और उल्टी चीजें लेफ्ट वाली हमेशा कम होती हैं। तो ट्राई मतलब तीन कस्प वाला जो वॉल है वो सीधी तरफ पाया जाएगा, और दो कस्प वाला मतलब कम कस्प वाला जो वॉल है वो लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। तो इधर ट्राइकस्पिड वॉल होगा और इधर बाइकस्पिड वॉल होगा। अब क्या होगा, राइट एट्रियम के पास ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड जो है जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे की तरफ ट्राइकस्पिड वॉल से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आया, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के पास में आया, और राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को भेज दिया कहाँ पर, लंग्स के पास में। कहाँ भेजा इस ब्लड को, लंग्स के पास में, ठीक है। ये लंग्स के पास ब्लड चला गया। अब लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हुआ था वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ये लंग्स वाला जो ब्लड है ये टोटली अपने पास में कहाँ चला जाएगा, वापस से लंग्स से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, लगभग होता ये है, आर्टरीज के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके पास में कैसा ब्लड होगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जिसके पास में कैसा ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। सॉरी, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा और इसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन के पास में। तो ये थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है। अब क्या हुआ,
अपने लेफ्ट एट्रियम के पास में ब्लड आया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और यहाँ से ऑर्टा के थ्रू कहाँ चला गया, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। ये वाला सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैम्बर्स को डिस्क्राइब करना है। तो चैम्बर्स आप बता देना, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर की तरफ में कौन कौन से चैम्बर है, नीचे की तरफ कौन से चैम्बर है। ठीक है, इन चैम्बर्स के बीच में कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं और उन वॉल्व का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्टिक वॉल्व होता है, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होता है। ठीक है, इस तरीके से वॉल्व आपको एक्सप्लेन कर देना है। दूसरी चीज आपको इसमें बतानी है कि यहाँ पर चैम्बर्स के अंदर जो है हार्ट की लेयर्स को भी आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जो कि क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पैरोमेट्रियम होती है। तीनों लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर आपके जो है ऐसे नोड और एवी नोड भी पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर भी होते हैं, बंडल ऑफ हिंज भी होते हैं। सिर्फ उनको थोड़ा सा बताना है कि यहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं। आपको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन आपको तब करना होता अगर यहाँ पर आपको इम्पल्स का जनरेशन पूछा जाता। तो चैम्बर्स एक्सप्लेन होंगे, लेयर्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है, कौन कौन सी लेयर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है। तो आपके पास यहाँ पर 3 लेयर होती हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर है। पहली लेयर, 3 लेयर्स जो है वहाँ ये यहाँ पर अवेलेबल होती है अपने पास। दैट इज एन टेक्निकल एरर आई थिंक। स्क्रीन ब्लैक होगी। तो लिखूं कैसे, लिखूं कैसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, टेक्निकल एरर था। तो अभी देखिए कंटिन्यू करते हैं अपन। लेयर्स को हमें एक्सप्लेन करना है। लेयर जो होती है अपने पास में, कितनी लेयर होती है हार्ट के पास, अपने पास में हार्ट की लेयर होती हैं 3। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती है यहाँ पर। कौन कौन सी, आउटर लेयर जो होती है वो होती है पैरामेट्रियम, सॉरी नॉट पैरामेट्रियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। एंडो मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल लेयर होती है आपके पास में, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, ये जो है ये आउटर लेयर होती है, ये अपने पास में मिडल लेयर है, और ये है अपने पास में इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो इन लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें ब्रीफली, आपने पढ़ाई होगा थेरेटिकल क्लास के अंदर। नेक्स्ट है इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। कोरोनरी सर्कुलेशन वो होता है जहां ब्लड का टोटल जो आर्टिक ब्लड है जो बॉडी के अंदर जा रहा है, उस ब्लड का 5% ब्लड जो है वो कहाँ पर अपने पास में आता है, वापस रिटर्न होके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए आता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वो सिस्टम आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट थिंग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर एंड एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ बाइल। तो हमें लीवर के बारे में यहाँ पूछा गया है कि लीवर की स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये देखिए लीवर की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये है आपका लीवर, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्लियरली डिफाइंड है। इसमें हमने लीवर का एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू जो है दोनों लिए हैं।
ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपको जो जो चीजें एक्सप्लेन करनी है आपके क्वेश्चन के अंदर वो होगी। आपको पहले बताना है कि लोब्स कौन कौन से होते हैं। तो ये है आपके लीवर की लोब्स, ये आपके लीवर की राइट लोब है एंड दैट इज योर लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। ठीक है, अब ये एंटीरियर व्यू है, मतलब आगे वाला हिस्सा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गोल ब्लेडर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ। गोल ब्लेडर जो होता है वो एंटीरियर वॉल के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, सामने से क्लियरली वो विजुअलाइज नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि गॉल ब्लेडर जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ये वेन है और ये आर्टरी। जो वेन्स और आर्टरीज लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं वो भी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, ना कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। अगर आप लीवर को एंटीरियर साइड से देखते हैं तो आपको सिर्फ उसके दो लोब्स दिखाई देंगी, और उनको डिवाइड करने वाला, दोनों लोब्स को डिवाइड करने वाला एक लिगामेंट जो कि क्या है, टेरेस लिगामेंट। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लिगामेंट है इसको अपन बोलते हैं टेरेस लिगामेंट। ये दोनों लोब्स को सेपरेट करने का काम करता है। ये है इसका एंटीरियर व्यू। ठीक है, देखिए अब इसका पोस्टीरियर व्यू थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये है इसका पोस्टीरियर व्यू जिसमें लगभग सारी चीजें रेसिस्ट करती हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखिए पीछे की साइड से अपन अगर देखेंगे तो ये थी अपने पास में अपनी लेफ्ट लोब और ये थी अपने पास में राइट लोब, जो कि अभी थोड़ी उल्टी आपको दिख रही होगी। इसके पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है अपनी हिपेटिक वेन्स। क्या प्रेजेंट होती है, हिपेटिक वेन्स। और हिपेटिक वेन कहाँ से अराइज होती है, ये अपने पास में इंफीरियर वेना कावा से अराइज होती है। हिपेटिक वेन किससे अराइज होती है, इंफीरियर वेना कावा से अराइज होती है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, टेरेस लिगामेंट जो होता है उसका अपर पोर्शन जो होता है ना, वो फेल्सीफोम लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। फेल्सीफोम लिगामेंट जो होता है वो लेफ्ट लोब की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपने इंफीरियर वेना कवा जो होती है वो क्या बनाती है, हिपेटिक वेन्स के साथ में मिलकर पोर्टल सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पाई जाती है पीछे की तरफ में अपने पास में ऑर्टा, क्योंकि ऑर्टा जो होता है वो डायरेक्टली लीवर को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा ऑर्टा, डिसेंडिंग ऑर्टा। ठीक है, कौन सा ऑर्टा, डिसेंडिंग ऑर्टा। दूसरी चीज, जो लीवर होता है उसका जो राइट अपने पास में लोब था, राइट लोब जो होता है उसको एक लाइन जो होती है वो कवर करके रखती है, फिर जोड़ के रखती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी लिगामेंट बोलते हैं। एज वेल एज ऑर्टा जो होता है उसके नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा अपने पास में, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरीज पाई जाएंगी। इसी की नीचे से एक ब्रांच आएगी जिसको हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं अपन। और इसके हिपेटिक आर्टरी के जस्ट पीछे की तरफ में, हिपेटिक आर्टरी के जस्ट पीछे की तरफ में क्या होगा, फिशर्स प्रेजेंट होंगे। कौन से फिशर, फिशर फॉर द टेरामेंट लिगामेंट, टेरेस लिगामेंट। टेरेस लिगामेंट एंटीरियर व्यू से देखने पे अपन ने देखा था कि टेरेस लिगामेंट दोनों लोब्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। टेरेस लिगामेंट जो होता है उसको बैक साइड से, मतलब लीवर के पोस्टीरियर साइड से जब अपन देखेंगे तो उसके फीचर्स हम देख पाते हैं इजीली। और वो फीचर्स किस किस के बीच में होंगे, अपनी लेफ्ट लोब के और प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी जो होती है उन दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए ये अपनी लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब का आगे का हिस्सा, और ये है अपने पास में क्या, अपनी हिपेटिक आर्टरी है। इन दोनों के बीच में जैसे कि ये पेन सिचुएटेड है इस तरीके से, बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी, फीचर्स ऑफ द टेरेस लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, अपने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है अपने पास में, अपना गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर जो होता है ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उसके थ्रू अपने जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास में क्या पहुंचाता है, बाइल जूस पहुंचाता है। किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो पोर्टल वेन के ओपनिंग के पास में प्रेजेंट होती है, पोर्टल वेन की ओपनिंग के पास में प्रेजेंट होती है क्या, कॉमन बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो गॉल ब्लेडर है ये लीवर के कौन से स्ट्रक्चर के अंदर सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है अपने पास में क्वाड्रेट लिगामेंट के अंदर। किसके पास, किसके अंदर सिचुएटेड होता है, क्वाड्रेट लिगामेंट के अंदर, जो कि सिर्फ पोस्टीरियर व्यू से देखने पे ही आपको दिखाई देगा, एंटीरियर व्यू से वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर गॉल ब्लैडर जो होता है ये जहां सिचुएटेड होता है उसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट प्रोसेस जो होता है वो कॉर्डेट लोब का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी लीवर की टोटल लोब कितनी होती है, चार लोब होती है अपने पास में, लेफ्ट लोब होती है, राइट लोब होती है, कॉर्डेट लोब होती है और क्वाड्रेट लोब होती है। चार लोब्स होती है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट का आपको पता ही है। तो ये है आपका ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लीवर। ठीक है, तो अपनी जो ग्रॉस एनाटॉमी में अपन ने चार लोब्स पढ़ी हैं लीवर के, उनके नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सी लोब पढ़ी है, लोब्स, लेफ्ट लोब,
लेफ्ट लोब, राइट लोब, राइट लोब, फिर अपने पास में थी क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब, और फोर्थ वन थी अपने पास में कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट लोब। ठीक है, अंडरस्टूड। ये थी अपनी ग्रॉस एनाटॉमी लीवर की। आई होप समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे मूव करते हैं। ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट नोट्स, और ये शॉर्ट नोट में से आपको कोई 3 शॉर्ट नोट जो है वो अटेम्प्ट करने, 4 शॉर्ट नोट दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और दो तीनों शॉर्ट नोट जो होते हैं 5-5 नंबर के यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। पहली चीज क्या है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर, जिसका एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम को देखने के बाद आप आराम से कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अनाटॉमी का पेपर जब भी आप सोल्व करते हो तो मेक श्योर करना है जितना हो सके उतने डायग्राम्स आपको बनाने, भले रफ बनाओ पर डायग्राम्स बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अनाटॉमी देख लेते हैं पैनक्रियाज की। पहली चीज तो ये है कि ये है आपके लीवर का प्रॉपर, सॉरी पैनक्रियाज का प्रॉपर डायग्राम। ये सुपर एक क्या बोलते हैं अपन, थोड़ा सा रफली डायग्राम यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर रफली आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो। इसमें पैनक्रियाज जो होता है ये इसका हेड वाला पोर्शन है, ये इसका टेल वाला पोर्शन है। ठीक है, हेड के बाद में क्या आएगा, अपने हेड के बाद में क्या है, नेक है, नेक के बाद में क्या, बॉडी, बॉडी के बाद में क्या, पैर। उसी तरीके से हेड के बाद इसमें नेक आएगी, फिर बॉडी आएगी और फिर टेल आएगी। ये है पैनक्रियाज के पार्ट्स। दूसरी दूसरी चीज, पैनक्रियाज जो होता है उसके पास में उसके पीछे से, पैनक्रियाज के पीछे से होते हुए कौन सी, कॉमन बाइल डक्ट जो होती है अपने बाइल का सीक्रेशन करती है, कहाँ पे, ड्यूडेनल पेपिला के अंदर। ठीक है, पैनक्रियाज के बैकवर्ड साइड से, पोस्टीरियर व्यू से होती हुई कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो अपने बाइल जूस को किसके अंदर डालती है, ड्यूडेनल पेपिला के अंदर। ठीक है, फिर पैनक्रियाज के जो सीक्रेशन होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, ड्यूडेनल पेपिला के अंदर आएंगे, ड्यूडेनम के अंदर आएंगे। वो किसकी हेल्प से आएंगे, असेसरी पैनक्रिएटिक डक्ट की हेल्प से। 2 ओपनिंग जो होती है वो ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है। पहली ओपनिंग किससे जुड़ी होगी, कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ी होगी। दूसरी असेसरी पैनक्रिएटिक डक्ट जो होती है वो पैनक्रियाज से जुड़ी हुई होती है, जहां से इसके पास में पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस जो होते हैं वो आते हैं, कहाँ, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये पैनक्रिएटिक डक्ट जो है ये आपको दिख रही होगी, हेयर लाइन स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर अपने सिक्रेशंस डालती है। ये देखिए स्ट्रक्चर और देख लेते हैं इसका। हमने देख ही लिया था पैनक्रियाज जो होती है उसकी, ये हेड वाला पोर्शन है, ये बॉडी वाला पोर्शन और ये टेल वाला पोर्शन है। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, लोब्स अपने पास में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी लोब्स होंगी, देखिए यहाँ पर, ये है इसकी लोब्यूल्स। पैनक्रियाज कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये लोबेटिक स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट है। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पैनक्रिएटिक डक्ट प्रेजेंट है। जूम कर देते हैं तो दिख जाएगा आपको क्लियरली। पैनक्रिएटिक डक्ट जो होती है इसका, ये हेड वाले पोर्शन से होते हैं, किसके अंदर एंटर करती है, ड्यूडेनम के अंदर एंटर करती है। कॉमन बाइल डक्ट भी इसी की हेल्प से क्या करती है, ड्यूडेनम के अंदर एंटर करती है। ठीक है, असेसरी पैनक्रिएटिक डक्ट जो होती हैं वो भी पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन किसके अंदर करती हैं, ड्यूडेनम के अंदर करती हैं। ये है अपने पास में किसका, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स विद एग्जांपल। जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये है आपके पास में वैरायटीज ऑफ जॉइंट्स, जिनके बारे में आपको वन बाय वन लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन जॉइंट की। ठीक है, प्लेन जॉइंट कैसा होता है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई पार्ट जो होता है दूसरे पार्ट के अंदर इंसर्टेड नहीं होता है, किसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रास्प नहीं करता है, सिर्फ 2 फ्लैट सरफेसेस जो होती हैं आपस में कनेक्टेड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास में, हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट जो होता है इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो इस तरीके से मूव कर सकता है, आगे और पीछे। ठीक है, आगे और पीछे, पूरा रोटेट नहीं हो सकता, सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। ये देखिए हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, बट ये पूरा 90 डिग्री पे तो क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है
वो चारों तरफ मूव कर सकता है। जैसे कि अपना बेस्ट एग्जांपल है शोल्डर का। यहाँ पर शोल्डर जो होता है ये इसको आगे भी मूव कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, इसको राउंड भी आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक ही सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दोनों एक दूसरे में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, मेनली अपने पास में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये अपने पास में शोल्डर में पाया जाता है। ठीक है, और हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है अपनी एल्बो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैडल जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी कलाई, अपने जो रिस्ट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये सैडल जॉइंट के थ्रू क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट अपने पास में पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होता है इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर मूवमेंट हो सकता है दोनों साइड में, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ में भी सर्कुलर मूवमेंट जो होते हैं वो इजीली परफॉर्म अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट जो होते हैं ये अपने जो नेक वाला पोर्शन है यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है मूव करने की, इस तरीके से मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइड, लेफ्ट और राइट, बस इतना ही ये मूव कर सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में पिवोट टाइप जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है अपने पास में, एक्सिस 1 और एक्सिस 2, मतलब जो अपने पास में सर्वाइकल वो होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, सर्वाइकल जॉइंट्स होते हैं ना, C7 होती है, तो वहां पर ये C5 होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। C1 और C2 के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, पिवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये देखिए प्लेन टाइप जॉइंट जो है वो वहां पर पढ़ चुके हैं। प्लेन जॉइंट जो होता है वो क्लेविकल और एक्रोनियम ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, शोल्डर में ना, तो अपने पास में क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी, प्लेन जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए सैडल टाइप जॉइंट। सैडल जॉइंट की हमने बात कर ही ली है। सैडल जॉइंट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने रिस्ट में प्रेजेंट होता है। तो रिस्ट बोन्स जैसे कि अपने ट्रेपेजियम है या फिर फर्स्ट मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये वाली बोन होती है, कौन सी वाली, ये वाली, रिस्ट से आगे वाली, इनके बीच में ट्रेपेजियम बोन जो होती है, रिस्ट की 8 बोन्स के अंदर, 7 बोन्स के अंदर आती है, और ये ट्रेपेजियम जॉइंट, ट्रेपेजियम के साथ में कौन कनेक्टेड है, अपने पास में मेटाकार्पल कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है वो क्या है अपने पास में, सैडल टाइप जॉइंट है। नेक्स्ट हिप जॉइंट है, वो बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, हिप जॉइंट जो होता है वो किसका एग्जांपल है, हिप जॉइंट का। हिप जॉइंट जो होता है वो एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर ये आपस में कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट का अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें देखिए ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इनके बीच में एक कलेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, किस किस के बीच में, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में कनेक्शन होता है। नेक्स्ट कैंडिलॉइड टाइप जॉइंट। कैंडिलॉइड टाइप जॉइंट जो होता है वो फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है। मेटाकार्पल और फैलेंजेस इन दोनों के बीच वाला जो जॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपना कैंडिलॉइड टाइप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट्स के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स थे जो समझ आ ही गए होंगे आपको। नेक्स्ट मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के मसल्स के बारे में हमें पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अपने अपर लिम्ब का मतलब अपने हाथ का एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको सारी के सारी मसल्स दिख रहे होंगे। अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सॉरी ये डायग्राम थोड़ा उल्टा है क्योंकि इसमें लेबलिंग जो है वो इसी अकॉर्डिंग हो रखी है। तो आप एल्बो से सॉरी अपने शोल्डर से स्टार्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो शोल्डर होता है, कौन सा, शोल्डर वाला ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, डेल्टोइड मसल प्रेजेंट होती है। शोल्डर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको मसल्स फील होंगी, ये डेल्टोइड मसल्स होती है अपने पास। यहाँ पे कौन सी मसल है, डेल्टोइड। ठीक है, डेल्टोइड मसल प्रेजेंट है। दूसरा इससे नीचे जहां पर लड़के बोलते हैं कि मेरे को बाइसेप्स बनाने हैं, लड़के क्या बोलते हैं, मेरे को क्या बनाना है, बाइसेप्स बनाने हैं। वो जो बाइसेप्स वाला हिस्सा है, बाइसेप्स से ऊपर ट्राइसेप मसल होती है, ट्राइसेप से नीचे बाइसेप होती है। यहाँ ट्राइसेप होगी, यहाँ बाइसेप होगी। यहाँ तो क्या होगी, डेल्टोइड, फिर आपकी ट्राइसेप होगी, फिर बाइसेप होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्राइसेप वो होती है, ब्रांची ट्राइसेप मसल्स होती हैं और बाइसेप मसल्स होती हैं। और बाइसेप्स के नीचे ब्रेकाइलिस मसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एल्बो से जस्ट ऊपर और बाइसेप मसल से जस्ट नीचे। कौन सी, ब्रेकाइलिस। ठीक है, ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस मसल होती है कहाँ, डेल्टोइड, ट्राइसेप, बाइसेप और ब्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होती है। ब्रेकियालिस के नीचे मतलब एल्बो वाला ये जो जॉइंट है,
ये जो अपने पास में क्या है, एक एल्बो वाला जो कनेक्शन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, ब्रेकियल डिस्क। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है अपने पास में, ब्रेकिया और डायलिस मसल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इसके नीचे मतलब अपना जो ये एल्बो वाला जॉइंट है, इसके जस्ट नीचे की तरफ में एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस मसल प्रेजेंट होती है। आप सिर्फ रेडियस लॉन्गस मसल याद रख लेना, यहाँ पे कौन सी, एक्सटर्नल कार्पी रेडियस लॉन्गस मसल प्रेजेंट होती है। रेडियस लॉन्गस मसल के बाद में रेडियालिस ब्रेविस मसल प्रेजेंट होती है, कौन सी है, मैं सिर्फ इसको नाम लिख देती हूँ, रेडियस लॉन्गिस होती है पहले, रेडियस लॉन्गस होती है, रेडियस लॉन्गस के बाद में रेडियस ब्रेविस मसल प्रेजेंट होती है, रेडियस ब्रेविस मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एल्बो के बाद में कौन सी होती है, रेडियस लॉन्गस मसल प्रेजेंट होती है। रेडियस लॉन्गस के जो जस्ट बिलो नीचे की तरफ यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, रेडियस ब्रेविस मसल प्रेजेंट होगी। ठीक है, रेडियस ब्रेविस के नीचे की तरफ में एक्सटेंसर डिजिटोरम, कौन सी, एक्सटेंसर, आपको नाम नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिख देती हूँ, एक्सटेंसर डिजिटोरिस, डिजिटोरम। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम के नीचे की तरफ में एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंशन कार्पी अल्नरिस मसल प्रेजेंट होती है। यहाँ तक का अपना मसल का पूरा डायग्राम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसके नीचे प्रेजेंट होती है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, मैं नाम लिख देती हूँ, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल प्रेजेंट होती है। और इसके नीचे एक्सटेंसर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल प्रेजेंट होती है। ये होती है अपने अपर लिम्ब के सारी की सारी मसल्स। एक बार फिर से नाम देख लीजिए, इस डायरेक्शन में आपको चलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इस तरीके से पूरी मसल्स कंप्लीट करनी है। सबसे ऊपर शोल्डर में मसल प्रेजेंट होती है डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड से जस्ट नीचे की तरफ और लेटरल साइड में, नीचे की तरफ और लेटरल साइड में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, ट्राइसेप बेसिलाई मसल प्रेजेंट होती है, ट्राइसेप मसल प्रेजेंट होती है। ट्राइसेप से नीचे की तरफ बाइसेप मसल प्रेजेंट होती है, बाइसेप से नीचे की तरफ में ब्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होती है, ब्रेकियालिस के नीचे की तरफ मतलब ये जो फोसा है अपने पास में, ठीक है, एंटीक्यूबाइटल फोसा जो यहाँ पर प्रेजेंट है एल्बो के आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर अपने पास में ब्रेकियोर डियालिस मसल प्रेजेंट होती है, कौन सी, ब्रेकियोर डियालिस मसल प्रेजेंट होती है। ब्रेकियोर डियालिस से नीचे की तरफ में आपके पास में रेडियस लॉन्गस मसल प्रेजेंट होती है, रेडियलिस लॉन्गस के नीचे की तरफ में रेडियलिस ब्रेविस मसल प्रेजेंट है। वैसे इसका पूरा नाम है एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस मसल। ठीक है, रेडियस ब्रेविस के नीचे की तरफ में एक्सटेंसर डिजिटोरस मसल प्रेजेंट होती है, एक्सटेंसर डिजिटोरस के नीचे एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस मसल प्रेजेंट होती है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस के नीचे की तरफ में अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के नीचे की तरफ में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस प्रेजेंट है। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, बट आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यह आपकी मसल जिनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपके पास में, ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। आपने सारे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी। अब बात है हमारे किडनी की। किडनी जो होती है, ठीक है, अपनी जो किडनीज हैं, अपने पास में 2 किडनीज हैं, आपको अच्छे से पता है। उन किडनीज के पास में ब्लड सप्लाई कैसी होती है, तो हमें उनका आर्टीरियल सप्लाई और वेनस रिटर्न दोनों देखने हैं। सबसे पहली चीज, किडनी को अपन रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, किडनी के जो सिस्टम है किडनी को रीनल सिस्टम से भी डिफाइन करते हैं। तो किडनी को कौन सी आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और उसको वीनस रिटर्न कौन करता है, रीनल वेन करती है। तो रीनल आर्टरी जो होती है उसके पास में ब्रांचेस होती है जो कि क्या होती है, सेगमेंटल आर्टरीज होती है। रीनल आर्टरीज जो होती है किसको सप्लाई करती है ब्लड, सेगमेंटल आर्टरीज को करती है। सेगमेंटल आर्टरीज जो होती है वो इंटरलोबुलर आर्टरीज को करती है। किडनी के अंदर लोब्स होती है ना, उन लोब्स के पास में ब्लड सप्लाई कौन करता है, सेगमेंटल आर्टरीज करती हैं। और कौन सी ब्रांचेस जो होती हैं वो लोब्स के पास जाती हैं ब्लड लेके, इंटरलोबुलर आर्टरीज जाती हैं। ये तो इजी है, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी और इंटरलोबुलर आर्टरीज। इंटरलोबुलर आर्टरीज जो होती हैं वो आर्कुएट आर्टरीज के पास में ब्लड पहुंचाती हैं। आर्कुएट आर्टरी जो होती है वो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के पास ब्लड पहुंचाती है।
कौन सी? आर्कुएट आर्टरीज जो होती हैं वो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के पास में ब्लड पहुंचाती है, जहां से एफरेंट आर्टेरियोल्स जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल्स किसके पास ब्लड लेके जाएंगे? यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है अच्छा, कि ग्लोमेरुलस के पास में कौन ब्लड लेकर जाता है? ग्लोमेरुलस को कौन ब्लड सप्लाई करने का काम करता है? तो आपको क्या बताना है? एफरेंट आर्टेरीज। ठीक है, एफरेंट और इफेरेंट दो होती हैं यहाँ पर, बट आपको एफरेंट याद रखना है। एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो ग्लोमेरुलस जो होता है, किडनी का एक पार्ट जो है ग्लोमेरुलस, आपको पता होगा, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो किडनी का, नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस के पास में ब्लड लेके जाएगा, ग्लोमेरुलस से ब्लड जाएगा इफेरेंट आर्टेरियोल के पास में। एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस के पास ब्लड लेके गया, ग्लोमेरुलस जो होता है वो इफेरेंट आर्टेरियोल के पास ब्लड लेकर गया, जहां से ब्लड पहुंचा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास में। इफेरेंट आर्टरीज से ब्लड कहाँ पहुंचा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास में, जहां से वेन्यूल्स के पास गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया आपका? वीनस रिटर्न। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? वीनस रिटर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेन्यूल्स के पास ब्लड गया। देखो, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरीज, जहां से कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज अराइज हुई, उन्होंने ब्लड दिया एफरेंट आर्टीरियोल को, जहां से ग्लोमेरुलस के पास ब्लड गया, ग्लोमेरुलस से इफेरेंट आर्टीरियोल के पास ब्लड आया, इफेरेंट आर्टीरियोल से पेरिट्यूबुलर आर्टरीज के पास ब्लड गया, जहां से वीनस रिटर्न स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वीनस रिटर्न में सबसे पहले वेन्यूल्स के पास ब्लड गया, देन कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स के पास में गया, फिर आर्टिकुएट वेन, इंटरलोबुलर वेन और रीनल वेन। और रीनल वेन जो होती है वो किससे जुड़ जाएंगी? इंफीरियर वेना कवा से जुड़ जाएंगी। समझ आया? कुछ भी हार्ड नहीं है वो तो, अपन बोल सकते हैं इजी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट नोट। वेरी शॉर्ट नोट में आपके पास में 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के यहाँ पर है। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के यहाँ पर है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर आप आज से नहीं पढ़ रहे हो, बचपन से 6th क्लास से शायद आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसको तो बनाने में कोई बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं सकता और एक्सप्लेन करने में भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने बना दिया है अपना सुंदर सा न्यूरॉन, जिसको लगभग बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में यूं करके कुछ सिनेप्स बना देते हो आप। मेरे को भी नहीं आता है इतना अच्छा सा डायग्राम बनाना, बट फिर भी आई हैव ट्राइड फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से सिनेप्स बना दिए थे इसके, और आगे हमने बना दी थी इसकी क्या? डेंड्राइट्स। और ये बना दिया इसका न्यूक्लियस। इस तरीके से बनाते हो ना, तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहली चीज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसके हेड से। हेड जो होता है वो पूरा का पूरा एक पोर्शन है, जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर पूरी की पूरी सेल्स की जो ओपनिंग अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? अपनी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और ये जो आपको एक जाले जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज द डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। आपको पता है ना, सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका जो सिनेप्स वाला पोर्शन है इसके डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ से सिग्नल इसके पास गए, इसके पास जाते जाते ये जो सिनेप्स है इससे दूसरी जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट हो गया, दूसरे से तीसरे, ऐसे कनेक्शन होता है लंबा, और ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? डेंड्राइट जो होते हैं वो सिग्नल्स रिसीव सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेल बॉडी। इसमें जो है ये अपना न्यूक्लियस है इसके अंदर। फिर ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है एक्सोन हेलियोक। एक्सोन हिलोक क्यों है ये? एक्सोन हाइलोक ये इसलिए क्योंकि ये डेंड्राइट्स को किससे कनेक्ट करता है? एक्सोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए हाइलोक बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सॉन जो होता है वो आगे फर्दर किसकी शीट से होता हुआ कवर्ड, इसको कवर कर लिया जाता है एक शीट के थ्रू। वो क्या होती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, सेल्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो होती है उनसे कवर होता है। और शीट को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। ये माइलिन शीट जो होती है वो पूरा एक सील नहीं बनाती है, ये टुकड़ों में डिवाइड होती है। तो टुकड़ों में डिवाइड होने की वजह से इनके बीच में से अपन क्या देख सकते हैं?
एक्सॉन्स को देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे एक्सॉन्स हमें दिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ये इसी तरीके से कंटिन्यू होते हैं, लास्ट में कहाँ पहुंचती है, सिनेप्स के पास में पहुंचती है, जहाँ पे सिनेप्टिक एंड्स या फिर सिनेप्टिक बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन एक्सोन टर्मिनल भी बोल सकते हैं कंबाइंडली। ये दूसरे न्यूरॉन को क्या कर देते हैं, अब अपने जो इम्पल्सेस हैं उनको ट्रांसमिट कर देते हैं। समझ आया? ये है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपने पास में अगला क्वेश्चन था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें क्या होता है, ये पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ऑब्वियसली पेल्विक कैविटी का ही हिस्सा होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, रेक्टम के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, फ्रंट ऑफ द रेक्टम, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, आपने प्यूबिक डायग्राम को भी देखा होगा, तो पीछे से लार्ज होता है और आगे से एक नैरो सा डायग्राम इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये जो कनेक्शन है दोनों बोन्स के बीच वाला, ये जो कनेक्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। इसके पीछे की तरफ होता है, रेक्टम के आगे की तरफ, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यूरिथ्रा जो होता है वो इसको कंप्लीटली क्या करता है, कवर करके रखता है। यूरिथ्रा जो होता है वो कंप्लीटली कवर करके रखता है किसको, प्रोस्टेट को, ठीक है। इसमें आउटर कवरिंग जो होती है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज की होती है। आउटर कवरिंग किसकी होती है, प्रोस्टेट की, ग्लैंडुलर टिश्यूज की होती है, और स्मूथ मसल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका वेट जो होता है लगभग, अगर अपन यंग एज में बात करते हैं तो 8 ग्राम का होता है, बहुत ही छोटी सी ग्लैंड है, 8 ग्राम का होता है। बट जैसे जैसे एज अपनी बढ़ती जाती है उस हिसाब से इसका वेट भी बढ़ता जाता है, और ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते इसका वेट लगभग 40 ग्राम का या फिर 50 ग्राम का रह जाता है, ठीक है। इसके काम क्या क्या होते हैं, ये जो सीमन बनता है उस टाइम पे क्या करता है, एक थिन मिल्की फ्लूइड जो होता है उसको सीक्रेट करता है, जो कि लगभग सीमन का 30% हिस्सा बनाता है। सीमन का कितना, 30% हिस्सा जो होता है कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस बनाते हैं, और इसकी वजह से ही सीमन का जो अपीयरेंस होता है वो मिल्की होता है। ये एमसीक्यू है कि सीमन की जो कलर होता है वो मिल्की क्यों होता है, तो प्रोस्टेट की सीक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्लॉटिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सीमन को थिक बनाने का काम करते हैं, ठीक है। विजाइना में जब या वल्वा में जब सीमन क्या होता है, इंसर्ट होता है, तो उसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है, ठीक है। ये है सीमन को बनाने वाला एक, क्या बोल सकते हैं अपन, इजी बना देता है स्पर्म्स की ग्रोथ को। प्रोस्टेट जो होता है उसके सीक्रेशन जो होते हैं वो वल्वा के अंदर सीमन की या जो स्पर्म है उनकी ग्रोथ को क्या बना देता है, थोड़ा सा इजी बना देता है, ठीक है। तो ये है अपने पास में प्रोस्टेट के होने का रीजन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है प्रोस्टेट। अगर प्रोस्टेट नहीं होगा तो जो स्पर्म है उनको कहीं ना कहीं क्या नहीं मिलेगा, एक वे नहीं मिलेगा मूव करने के लिए। दूसरी चीज, सेमन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, लुब्रिकेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है इस सब के रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द यूट्रस, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, मायोकार्डियम मिडल लेयर है, और जिसको फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कि पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है और वापस बनता रहता है, और पेरिकार्डियम यूट्रस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मायोकार्डियम, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं मायोकार्डियम लेयर के अंदर ड्यूरिंग पीरियड्स और ड्यूरिंग लेबर पेन ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यूट्रस का उसको अपन क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है। फंडस इस तरीके से डोम शेप्ड होता है, ये कैसा होता है, डोम शेप्ड, डोम शेप्ड, ठीक है। बीच वाला ये जो हिस्सा होता है ये होता है यूट्रस, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो ग्रोथ करता है। ये है इसका इनर मोस्ट लेयर जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये है इसका मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और आउटर लेयर जो है वो पेरिमेट्रियम है। इसके नीचे की तरफ कौन सा पोर्शन प्रेजेंट है, विजाइना प्रेजेंट है, और विजाइना और यूट्रस इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सर्विक्स प्रेजेंट है। जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है तो सर्वाइकल ओपनिंग ही देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इस तरफ आ जाइए, राइट लेफ्ट किसी भी साइड देख सकते हैं। तो यूट्रस को और कनेक्ट करने वाली
ओवरी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब जो होती है उसके भी पार्ट है। तो इसका फंडिबुलम है, नेक्स्ट आगे की तरफ बीच में इस्थमस होता है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल ओस्टियम भी इसको बोला जाता है, जहाँ से ये कनेक्ट होता है यूट्रस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी फिम्बरी वाला पोर्शन। फिम्बरी वाला पोर्शन जो होता है वो ओवम को रिसीव करके और ओविडक्ट के अंदर या फलोपियन ट्यूब के अंदर डालने का काम करता है। ये है इसकी ओवरी। और बाकी के स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए हैं। तो आपको इनकी तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन करना है कि फंक्शनल लेयर कौन सी है, प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है, और पर मंथ डिग्रेड होने वाली जो लेयर है, ठीक है, रीजनरेटिव लेयर जो होती है वो कौन सी है। तो रीजनरेटिव लेयर है एंडोकार्डियम, फंक्शनल लेयर है मायोकार्डियम, और प्रोटेक्टिव लेयर है पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट लोब्स ऑफ द लंग, ठीक है, जिनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। पहले देखिए इसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए राइट साइड जो होती है, मैंने कार्डियक में भी आपको एग्जांपल बताया था, राइट मतलब ज्यादा, इसका मतलब राइट लंग जो होता है उसके पास में लोब्स ज्यादा होती हैं, लेफ्ट लंग के पास में लोब्स कम होती हैं। तो राइट लंग के पास लोब्स कितनी होंगी, 3, लेफ्ट लंग के पास में लोब कितनी होंगी, 2। देखिए जहां पर 2 लोब हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपर लोब और लोअर लोब। अगर ज्यादा लोब्स होंगी तो अपर, लोअर और मिडल लोब, 3 लोब हो जाएंगी। ये आपको एक्सप्लेन करनी है प्रॉपरली। देखिए पहले तो थायराइड कार्टिलेज होता है, जहां से क्रिकोइड कार्टिलेज, सी शेप की जो ये रिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, एयर को अंदर जाने और उसको बाहर लाने के काम में आती हैं। ठीक है, ये ट्रेकिया से कनेक्टेड होते हैं। ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, और इनके अंदर टर्सरी वगैरह इनके अंदर कन्वर्ट होते होते लास्ट में यहाँ एल्वेलाइज होती हैं इनकी, जिनसे ब्लड सॉरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसमें 2 टाइप के आपके पास क्या प्रेजेंट है, लोब्स प्रेजेंट है। 3 टाइप के राइट लंग है ना, ये कौन सा रंग है, ये राइट लंग। तो राइट लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, अपर लोब है, मिडल लोब है, और लोअर लोब यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और लेफ्ट लोब जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये तो ब्रोंकस का है, ये अपर लोब हो गई अपने पास में, और ये है अपनी लोअर लोब। अब आपको पता है कि हार्ट जो होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, तो लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है राइट की बजाय। और यहाँ पर दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा अपने पास में जगह बना के रखता है हार्ट के लिए। तो वो क्या बनाएगा, कहाँ पर हार्ट होगा अपना, नोच फॉर द हार्ट। ठीक है, जहां पर हार्ट जो होता है वो सिचुएटेड होता है। तो आपको ये तीनों लोब्स जो होती हैं, राइट लंग की और दोनों लोब्स जो है लेफ्ट लंग की, वो एक्सप्लेन करनी है। इनको कैसे डिवाइड किया गया है, कितना कितना इनका वेट होता है, क्या इसका साइज होता है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना, 2-2 लाइन लिखोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि 1-1 नंबर के हैं सारे। देखिए द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, इसके जो अपने पास में दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए उनको भूल जाओ, एक बार यहाँ देख लो। ये है अपने पास में डिसेंडिंग ओर्टा, ये है असेंडिंग ओर्टा। ठीक है, ओर्टा कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये असेंडिंग ओर्टा जो होता है ये आर्च ऑफ ओर्टा से होता है, और डिसेंडिंग के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो आर्च ऑफ ओर्टा है ये किस किस को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली ऊपर वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करेगा। तो इसमें लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से कनेक्टेड होता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से कनेक्टेड होता है, राइट कॉमन कैरोटिड से होता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये सारे इसके कॉमन कनेक्शन है। कौन कौन से, आर्च ऑफ ओर्टा जो होता है ब्रेकियोसेफेलिक से कनेक्टेड होता है, ब्रेकियोसेफेलिक 2 के अंदर फर्दर डिवाइड होता है। कौन कौन से, राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट जो आर्च ऑफ ओर्टा की दूसरी ब्रांच जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में कन्वर्ट होती है, डायरेक्टली अराइज होती है, और वहीं से अराइज होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अपना क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, आपको कहाँ से अराइज होती हुई दिख रही है, यही तो है ना लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ये कहाँ से अराइज हो रही है, डायरेक्टली आर्च ऑफ ओर्टा से अराइज हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन ढूंढ लो, है क्या, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो भैया ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है वहां से तो अराइज नहीं होता, ब्रेकियोसेफेलिक से तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, हमसे पूछा तो लेफ्ट है। दूसरा असेंडिंग ओर्टा, असेंडिंग तो यहाँ रह गया, लेफ्ट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड तो बहुत ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिसेंडिंग से तो हो ही नहीं सकता, वो तो नीचे के पार्ट्स को सप्लाई करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या अपने पास में, आर्च ऑफ ओर्टा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट एक क्वेश्चन को टिक करके आगे नहीं निकलना होता, हमेशा पहले जो चीजें नहीं है, मतलब जो ऑप्शन गलत है उनको क्लियरिफाई करना जरूरी है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच नर्व सप्लाइज द डायफ्राम। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है भैया, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फ्रेनिक नर्व जो होती है यूनिवर्सल नर्व है, जो अपनी किसको ब्लड सप्लाई करती है, डायफ्राम को करती है। ठीक है। सियाटिक नर्व जो होती है वो बैक में प्रेजेंट होती है, भैया ये तो नहीं कर सकती। दूसरी इंटरकोस्टल नर्व जो होती है वो किसको सप्लाई करेगी, इंटरकोस्टल तो स्पेस होता है, मसल्स होती हैं, नर्व तो मैंने सुनी नहीं। दूसरी पुडेंडल नर्व जो होती है स्टमक के लिए होती है। तो कौन बचा अपने पास में लास्टली, फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है, डायफ्राम को। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनेगी, कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो किसके किसके फ्यूजन से बनती है। इसमें ये पूछा है कि कॉमन बाइल डक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी दो डक्ट्स जो होती हैं वो काम में ली जाती हैं। तो कहाँ है कॉमन बाइल डक्ट, देखिए ढूंढिए एक बार, कॉमन बाइल डक्ट कहाँ है भाई, ये रही कॉमन बाइल डक्ट। अब इसको कौन कौन बना रहा है, पहली चीज तो मेरे को ये वाली स्ट्रक्चर आती हुई दिख रही है जो इससे जुड़ रही है, ये कौन सी है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसमें देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट है क्या, एक इस जगह पे कॉमन हिपैटिक दिया है, बाकी तो कहीं दिया नहीं है, पता लग गया, पर फिर भी छोड़ो और देखते हैं। और कौन सी स्ट्रक्चर इससे जुड़ी हुई, एक ये वाले स्ट्रक्चर पे मेरे को इससे जुड़ी हुई दिख रही है, इसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। इसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। इसका मतलब कॉमन बाइल डक्ट को किस किसने मिलकर बनाया, कॉमन हिपैटिक डक्ट ने बनाया और सिस्टिक डक्ट ने मिलकर बनाया। ऑप्शन में देखो, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ने मिलकर ही एक बनाया हो, इसमें तो दूसरे डक्ट का भी पार्ट आ रहा है, सिस्टिक तो है नहीं इसमें, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा, सिस्टिक एंड राइट हिपैटिक डक्ट, तो राइट हिपैटिक डक्ट तो ये है, सिस्टिक ये है, तो ऐसा है क्या कि सिर्फ ये दोनों मिलके बना रही हो, फिर इसका क्या कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, ये बीच में आ रही है ना, इसका मतलब ये भी नहीं है, सिस्टिक के बाद तो कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, सिस्टिक एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है सिस्टिक तो ठीक है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, तो लेफ्ट के बाद तो भैया ये भी तो आ रही है, कॉमन हिपैटिक भी तो आ रही है, तो लास्ट अपने पास ऑप्शन में क्या बचा, सिस्टिक एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा याद रख लो, क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट, बोन्स दैट फॉर्म्स द नी जॉइंट। नी जॉइंट को बनाने वाली बोन्स कौन कौन सी है, अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टीबिया, फिबुला और फीमर मिलके बनाते हैं, तो पटेला का क्या, चार बोन्स का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, पहले देख लो। देखो, रेडियस, अल्ना और फीमर। रेडियस अल्ना फीमर, रेडियस अल्ना तो हाथ में होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भैया, अपना घुटना तो पैर में है, तो ये तो टोटली गलत। दूसरा, टीबिया, फिबुला और फीमर, ठीक है टीबिया हाँ भाई बना रहा है, फीमर बना रहा है, फिबुला ये सोचने वाला नहीं लग रहा थोड़ा सा, फिबुला तो साइड में रह गया, वो तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा जॉइंट से, तो ये कैसे बनाएगा, तो ये भी गलत। दूसरा, टीबिया, फीमर और पटेला, टीबिया, फीमर, पटेला, और ये है नी जॉइंट, हाँ ये थोड़ा सोचने वाली बात सही लग रही है। फिर भी आगे देखो, रेडियस, फीमर और पटेला, रेडियस तो हाथ में होती है, ये तो कहाँ है, रेडियस तो कहाँ है भैया, हैंड की है, पैर में होता है घुटना, इतना तो मंदबुद्धि नहीं है अपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टीबिया, टीबिया, ठीक है टीबिया यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, फीमर ये कनेक्ट हो रही है, पटेला कनेक्ट हो रही है, मिलकर क्या बना रही है अपने पास में, अपना जो नी जॉइंट है उसको बना रही है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के लिए क्या कौन सा सही है इसमें, तो पहली चीज तो ये कि एक्सटर्न, एक बात बताओ, टॉयलेट आपको ऐसे ही आ जाती है क्या, जब आप वो यूरिन पास करने जाते हो तो ऐसे आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी यूरिन आ जाता है क्या, नहीं ना, जब आप वॉशरूम में पहुंच जाते हो और क्या आपको ये होता है कि मेरे को यूरिन करना है, यूरिन पास करना है, तभी तो यूरिन आता है, इसका मतलब है तो ये वॉलेंट्री है ना, इनवॉलेंट्री तो नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं आ रहा, जैसे सांस अपनी मर्जी से अपने आप आ रही है, हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वैसे वैसे टॉयलेट अपने आप तो नहीं आती है ना, आप यूरिन को पास कब करते हो, जब आपकी इच्छा होती है, तो इनवॉलेंट्री वाले तो दोनों ऑप्शंस गए। ठीक है, वॉलेंट्री होता है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि मसल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, तो भैया स्मूथ मसल नहीं होती, इसमें होती है स्ट्रेटेड मसल और वॉलेंट्री मसल, स्ट्रेटेड मसल, वॉलेंट्री मसल होती है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, इसका आंसर याद रख लेना, ये भी गलत है, स्ट्रेटेड मसल्स और वॉलेंट्री होती है ये। ठीक है, ये हो गया क्लियर, समझ आ गया क्या।
आई होप आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं नहीं आया हो तो रिवाइंड करके क्लास देख लेना। इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर से मिल लेते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद द टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। अपनी क्लासेस, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जो है वो तो कंटिन्यू देखने के लिए मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।